नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस संबंधी कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल डॉक्टर आरिफ पटेल जी। पटेल जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है चेक बाउंस संबंधी कानून, तो हम आपको बता दें कि चेक बाउंस संबंधी जो कानून है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और चेक लेते समय, चेक देते समय आपको क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्या प्रक्रिया है इस कानून में केस दायर करने की, किस तरह की कोर्ट फीस लगती है। आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमारा विषय ही है चेक बाउंस संबंधी कानून, तो ये क्या कानून है और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ जी। चित्रा जी, जैसा कि आपने पूछा कि चेक बाउंस के संबंध में क्या कानून है जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेक बाउंस क्या है जी। ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। बिल्कुल। और चेक बाउंस क्या है इसके पहले ये देखना है कि चेक क्या होता है। बिल्कुल। हमारे देश की अधिकतर जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्र से है जी। और चेक बाउंस जैसे तकनीकी शब्दों को वो समझने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चेक वो है जब एक व्यक्ति बैंक में खाता खुलवाता है जी। तो बैंक उसे एक दस्तावेज जारी करती है और उसे ये अधिकार देती है कि वो अपने सिग्नेचर करके उसमें राशि भर के जिसको भी राशि देना चाहता है उसे अधिकृत कर देता है। जी। और बैंक से वो इश्यू होती है, उसे चेक बुक कहते हैं। जी। वो ये दस्तावेजी चेक कहलाता है। जी। और इस चेक को ही हम इस कार्यक्रम में जो अधिनियम है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जी, उस चेक के बाउंस होने के बाद जो घटनाएं घटती है या अपराध बनता है, जी, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू होती है। जी। मतलब जो भी प्रावधान है, जब वो कोई चेक बाउंस होता है उसके बाद कोर्ट के कार्य शुरू होता है, कोर्ट की कार्य प्रणाली शुरू होती है। जी, चेक बाउंस होने के बाद ही कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। जी। और उसके बाद बाउंस होने के 15 दिन जब बीत जाते हैं, क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए चित्रा जी, आपने मुझे चेक दिया जी और मुझसे कुछ पैसा आपने लिया जी और आपने मुझसे वादा किया था कि ये पैसा मैं जो है फलानी तारीख को दे दूंगी, जी, लेकिन आप नहीं दे पाई। जी। आपने जो मुझे चेक दिया था वो मैंने बैंक में डाल लगा दिया। ठीक। तो आपके खाते में पैसा ना होने से वो अनादरित हो गया। बिल्कुल। तब मुझे 30 दिन के अंदर आपको सूचना देना है कि आपके खाते में पैसा नहीं था, आपने जो चेक दिया वो बाउंस हो गया। जी। जब आपको सूचना पत्र मिल गया, उस सूचना पत्र मिल गया और मुझे भी जानकारी हो गई कि आपको सूचना पत्र प्राप्त हो गया, जी। तब 15 दिन तक मैं इंतजार करूंगा और आपको मैसेज करूंगा कि आप वो पैसा मुझे दे दीजिए, जी। नहीं तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी। यदि 15 दिन तक भी आपने मुझे पैसा नहीं दिया, जी। तो 16वें दिन जो है अपराध घटित हो जाएगा। जी। और आप एक आम आदमी से अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। जी। ये है। और सारी प्रक्रिया फिर उस 16वें दिन से शुरू हो जाएगी। 15 दिन का समय आपके पास रहेगा, उसमें पैसा दे देंगे तो कोई अपराध नहीं बनेगा। जी। बहुत सामान्य और आम इंसान के लिए जो भाषा है, आपने उसमें हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से कोई चेक बाउंस होने पर अपराध बनता है। आपने बताया कि 16वें दिन अगर आप उसका पैसा नहीं देते हैं तो अपराध शुरू हो जाता है और अपराधी की श्रेणी में आप आ जाते हैं। पर यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में आ जाता है और आने के बाद वो कहता है कि मैं पैसा देने तैयार हूँ, जी, तो ऐसी स्थिति में क्या ये माना जाएगा कि नहीं वो उसका इंटेंशन था या नहीं था? देखिए चित्रा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी। मैं आपका उदाहरण देता हूँ जी। कि जो चेक आपने मुझे दिया था वो अनादरित हो गया। जी। मैंने आपको अनादरण होने के 30 दिन के अंदर आपको एक सूचना पत्र दे दिया। जी। आपको नोटिस मिल गया। बिल्कुल। नोटिस मिलने से 15 दिन के भीतर आप मुझे पैसा दे देंगे, जी, तो निश्चित रूप से मुझे कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो विवाद हुआ वो पैसे को लेके हुआ। पैसों को लेके, ठीक बात है। 16वें दिन जब आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो 16वें दिन मैं कोर्ट में केस लगा दूंगा। जी। अब आप
आपको लगता है कि कोर्ट का नोटिस आया है, क्योंकि कोर्ट का नाम सुनते अमूमन आम आदमी डरते हैं। ठीक बात है। तो यदि आप कोर्ट में आके पहली उपस्थिति पे जी पैसा अगर जमा कर देती हैं जी और जो कोर्ट फीस परिवादी ने जी लगाई है जी वो दे देती हैं, वो ऊपर जो ब्याज बनता है जी 9% का ब्याज जोड़ते हैं अमूमन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, जी और वकील साहब की फीस जो भी नियमानुसार होती है वो यदि आप जमा कर देती जी। हैं तो वो केस वहीं ख़त्म हो जाता है, कार्रवाई ड्रॉप हो जाती है। जी हाँ, ये व्यवस्था 2018 के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मीटर्स इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है, जी उसमें अभी दी है। तो जी। पहले क्या होता था चित्रा दी जी, चेक बाउंस हो गया, अपराध घटित हो गया, परिवाद कोर्ट में आ गया, उसके बाद यदि आरोपी पैसा जमा कर भी देता था जी तब भी उसका दायित्व खत्म नहीं होता था 2018 के पहले। जी। 2018 के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है, उसमें कहा है कि यदि वो पैसा दे देता है जी तो उसकी आरोपी के ऊपर से उसका दायित्व खत्म हो जाता है और उसे कार्रवाई ड्रॉप करके उसका डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है केस। जी। तो ये एक ऑप्शन है कि वो ट्रायल के दौरान भी पैसा जमा कर सकता है। जी जी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। इस बीच एक कॉलर लाइन पे हम उनका सवाल लेते हैं, गाडरवाड़ा से हैं। प्रदर्श जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। प्रदर्श जी, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी नमस्कार सर और नमस्कार एंकर मैम। नमस्कार जी। एक्चुअली मैम मुझे आवाज अच्छी आ रही है। मेरा नाम प्रवेश तिवारी है। जी, सवाल बताइएगा अपना। आप अपना सवाल बताएं प्रवेश जी। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका चेक बाउंस व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दी, किस चीज की लिमिट पूछना चाहते हैं आप? हमें ये पूछना चाहता हूँ क्या प्रक्रिया है और चेक किसी का बाई द वे चेक बाउंस हो जाता है तो उसको क्या पनिशमेंट है, क्या लिमिटेशन है उसकी? जी तिवारी, चलिए, आपका सवाल समझ में आ गया है। हमारे एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी तिवारी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने ये पूछा है कि चेक बाउंस में सज़ा कितनी है और उसकी लिमिटेशन क्या है। तो प्रक्रिया लिमिटेशन। हाँ, तो तिवारी जी धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो प्रावधान है सज़ा का, उसमें 2 साल तक की सज़ा है और चेक की राशि का दुगना प्रतिकर भी हम दिला सकते हैं। और अभी विजयन बेबी के एक महत्वपूर्ण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9% ब्याज का भी प्रावधान किया है, जो मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो केस की परिस्थितियों के हिसाब से जो भी ब्याज लगाना चाहें। और जहाँ तक आपका लिमिटेशन और का प्रश्न है, परिसीमा का प्रश्न है, तो ये तिवारी जी, इसमें जब आपका चेक बाउंस होता है, किसी भी व्यक्ति का बाउंस होता है, तो उसमें 30 दिन के भीतर जो है चेक के लिखने वाले, सामान्य भाषा में हम आरोपी कहेंगे, उसको नोटिस देना होता है। आरोपी यदि नोटिस प्राप्त कर लेता है तो उसके पास 15 दिन का एक समय रहता है, चाहे तो वो पैसा परिवादी को दे दे, और यदि वो 15 दिन के अंदर पैसा नहीं देता है तो 16वें दिन तिवारी जी परिवादी को अधिकार पैदा हो जाता है कि वो 30 दिन के भीतर कोर्ट में जो है परिवाद प्रस्तुत कर दे। 30 दिन के भीतर अगर कोर्ट में परिवाद आ जाता है तो फिर न्यायालय आरोपी को जो है न्यायालय की तरफ से सूचना पत्र भेजता है। आरोपी को सूचना पत्र मिल जाता है, जब वो उपस्थित होता है तो उसको अपराध का अभियोग सुना के उसकी प्रक्रिया विचारण प्रारंभ होता है। इस बीच एक और कॉलर लाइन पे हैं, बालाघाट से हम उनका सवाल लेते हैं। गोविंद जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार मैम, कन्या बालाघाट से गोविंद नागेश्वर बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, सवाल बताइएगा। हमको ये जानना है मैम कि चेक बाउंस होने पर अपराधी को क्या दंड, उसके लिए कौन सा दंड है, क्या दंड? जी, आपके पहले भी यही सवाल था, फिर से इनका भी वही सवाल है, दंड का क्या? दंड के बारे में मैं पहले कॉलर को बता चुका हूं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि उसमें चेक बाउंस के अपराधों में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। 2 साल की सजा के अलावा और भी कुछ कम? चेक की राशि का जो है 9% ब्याज दिलाया जा सकता है या 2 गुना प्रतिकर भी दिलाया जा सकता है। आपने बताया 2 साल तक की सजा का है जी, तो उससे कम भी हो सकती है? जी, वो केस की परिस्थितियों पे, यदि अमाउंट बहुत छोटा है जी। और यदि कोर्ट को लगता है कि ठीक है आरोपी गरीब है और इसका कोई बहुत ज़्यादा दुर्भावना नहीं थी और कम अमाउंट है, तो उसको बहुत कम न्यायालय उठने तक का कारावास भी कर सकते हैं, 15 दिन भी कर सकते हैं। ये जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो केस की परिस्थितियों में और आरोपी के आचरण के ऊपर भी निर्भर करता है। जी, 2 साल मैक्सिमम है। 2 साल मैक्सिमम सजा का प्रावधान। सर, हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस संबंधी कानून में, तो अक्सर ये देखने में आता है कि जो कंपनीज के चेक होते हैं जी,
उसमें कई बार ये होता है कि कंपनी का चेक बाउंस हो गया, अब किसी को केस लगाना है कंपनी के ऊपर जी और बहुत सारे डायरेक्टर हैं, जी जी जी। तो उसमें वो किसको पार्टी बनाए और किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी यदि वो कंपनी के खिलाफ केस लगाना चाहता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है चित्रा जी। अभी हमारे देश में 2016 के बाद से अधिकतर जो व्यापार हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो चेक के थ्रू या ऑनलाइन हो रहा है या बैंक और खाते के माध्यम से हो रहा है। नकदी व्यवहार लगभग बंद सा हो गया है, किसानों को यदि छोड़ दिया जाए तो इसमें बहुत ही सावधानी रखने की भी बात है। इसको हम उदाहरण से यदि समझें, जैसे उदाहरण के लिए आप एक कंपनी है जी, मैं एक ग्राहक हूँ जी, मैंने आपकी कंपनी से कोई माल उधार लिया, जी, बदले में मैंने आपको चेक दे दिया जी, और ये वादा किया कि ये माल का पैसा मैं आपको दे दूंगा, तो ये चेक जो है हम वापस ले लेंगे जी, और इतनी तारीख तक मैं आपको पैसा दे दूंगा। जी, अब निश्चित तारीख तक यदि मान लो आपकी कंपनी को मैंने पैसा नहीं दिया, जी, तो या उदाहरण के लिए से आप कंपनी है, आपने मुझे चेक दिया और आप आरोपी बन गई, जी, तो मैं यदि पीड़ित हूँ, जी, मेरा पैसा आपने ले लिया, जी, तो मुझे जब आपके ऊपर जब केस लगाना रहेगा जी, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि उस कंपनी की आप डायरेक्टर हैं जी, या सेक्रेटरी है या मैनेजर जी, है, और जो चेक आपने मुझे दिया था जी, वो चेक कंपनी के खाते का है और डायरेक्टर के नाते आपके उस पर सिग्नेचर है, जी, तब मुझे कंपनी को भी आरोपी बनाना होगा जी, और आपको भी व्यक्तिगत रूप से आरोपी बनाना होगा। जी, ये इसमें बहुत ज़रूरी है, कंपनी को आरोपी बनाना आवश्यक है, अन्यथा कहीं ना कहीं आरोपी को जो है उसमें कंपनी को लाभ मिल जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मैं परिवादी हूँ। ठीक। अगर मान लो कोई डायरेक्टर है और वो अपने पर्सनल खाते का चेक दे देता है, जी कंपनी के बिहाफ में यदि वो डायरेक्टर था और अपने पर्सनल खाते का दे देता है, जी चेक दे देता है, जी। तो ऐसी स्थिति में उस केस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसको कंपनसेशन मिलेगा क्लेमेंट को? बहुत अच्छा प्रश्न है चित्रा जी आपका। क्या होता है कि जितना चेक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जी, ट्रांजैक्शन जितना चेक से हो रहा है, चेक लिखने वाला बड़ा कभी कभी शातिर भी होता है। जी, यदि उसके नियत शुरू से उसकी बेईमानी है तो वो इस तरह की हरकतें करता है कि उसको कहीं ना कहीं आगे जाके लाभ मिल जाए। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है और दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा है। जी, इसमें ये मुझे सावधानी रखना, यदि मान लो मैं पीड़ित हूँ जी, और आपने मुझे चेक दिया है जी, और आप कंपनी है, तो यदि आपने चेक जारी किया है जी, तो मैं जब आपसे चेक लूँगा तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं देखूँ कि वो चेक कंपनी के खाते का है या चित्रा जी के व्यक्तिगत खाते का है। यदि चित्रा जी के व्यक्तिगत खाते का चेक है और चित्रा जी की ही उसमें साइन है, सिग्नेचर है, तो फिर मुझे कंपनी को डायरेक्टर आरोपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल आप ही को आरोपी बनाना है, फिर उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे। जी, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जी, यदि आपने कंपनी का खाते का चेक दे दिया जी, और यदि आप उस कंपनी के डायरेक्टर के पद से या मैनेजर के पद से हट चुकी हैं जी, और आपने सिग्नेचर कर दिया है, जी, तब भी आप व्यक्तिगत रूप से उसमें दायी हो सकती हैं। यदि आपने कंपनी के दायित्वों की सूचना कंपनी को ना दी हो और मैंने परिवाद में अगर इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि चित्रा जी जो है कंपनी को छोड़ चुकी हैं, जी, तब फिर मुझे जो है अलग भविष्य में नुकसान हो सकता है मेरिट पर। जब ये ऐसा लगता है कि मैंने गलत आरोपी बना लिया है क्योंकि चेक तो कंपनी के खाते का है और चित्रा जी तो कंपनी से जा चुकी है, बिल्कुल, तो फिर मुझे परिवादी के नाते कहीं ना कहीं मेरिट पे नुकसान हो सकता है। तो ये मुझे चेक लेते समय बड़ा ध्यान रखना है कि चेक चित्रा जी का है, कंपनी का है, और चित्रा जी क्या कंपनी में इस समय काम कर रही हैं, और जब चेक चित्रा जी ने जारी किया है तो क्या उस समय कंपनी में उनकी क्या लायबिलिटी थी, ये सावधानियाँ मुझे रखना पड़ेगी। जी सर, इसी से निकल के एक सवाल और आ गया जो आपने जवाब दिया कि कोई भी व्यक्ति जब कोई चेक लेता है तब उसको क्या सावधानी रखनी है, और कोई चेक देता है तो उसको क्या सावधानी रखनी है, जिससे कि वो आगे आने वाले समय में किसी भी मुश्किल से बच सके। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को जानना भी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कानून की जो शिक्षा है वो बहुत निम्न स्तर पे है। अधिकतर लोग कानून की जानकारी नहीं रखते हैं जी। तो इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है कि परिवादी को, इसमें दो चीज़ों को हम बांटेंगे। परिवादी को क्या सावधानी रखना है, मतलब जिनका पैसा डूब गया है उन्हें क्या सावधानी रखना है, और जिसने चेक जारी किया है उसको क्या सावधानी रखना है। तो पहले हम बात करेंगे परिवादी की जी। तो इसी को मैं उदाहरण से समझाऊंगा ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए चित्रा जी, आपने मुझसे पैसा जी उधार लिया जी
और मैंने आपको पैसा उधार दे दिया 1 लाख रुपया, जी आपने उसके बदले मुझे एक चेक दे दिया और ये वादा किया कि सर 1 महीने में मैं पैसा दे दूंगी, जी है ना, नहीं तो ये चेक आप लगा लीजिएगा, मेरे खाते से आपको पैसा विड्रॉ हो जाएगा। 1 महीने मैंने आपका इंतजार किया और आपने पैसा नहीं दिया, मैंने आपको इन्फॉर्म किया, लेकिन आपने कहा सर आप चेक लगा दीजिए, पैसा मिल जाएगा। जी मैं 1 महीने बाद उसको चेक को बैंक में लगा देता हूँ। जी यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल 2011 से RBI के नए नियम आ गए हैं, उसमें चेक की जो वैधता की जो अवधि है जी वो 3 महीने की है। जी 1 अप्रैल 2012 के पहले जितने भी चेक थे उनकी 6 महीने की वैधता थी। तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ जानकारी के लिए। जी अब हम आपके प्रश्न पे आते हैं। तो मैंने 3 महीने की अवधि के भीतर जो आपने चेक दिया था वो बैंक में अपने प्रस्तुत कर दिया, चेक बाउंस हो गया। जी अब जब मैं आपसे जिस दिन चेक ले रहा था तब मुझे क्या क्या सावधानियां रखनी थी। जी पहली सावधानी कि चेक आपके व्यक्तिगत खाते का है, मतलब आपके खुद के खाते का है, जी आपने सिग्नेचर किया है जी और मैं आपसे ही अमाउंट भरवाऊंगा, ये मुझे सावधानी रखना है। बिल्कुल। दूसरी, मैं एक एग्रीमेंट के लिए आपसे कहूँगा कि जितना पैसा आपने मुझसे उधार लिया उसका एक एग्रीमेंट हम कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट की एक ओरिजिनल कॉपी मैं अपने पास रखूँगा, एक एग्रीमेंट की कॉपी आपको दूँगा। ये सावधानियाँ हमें रखना है। बिल्कुल। उसके बाद हम आपसे चेक पे सिग्नेचर करवा के राशि भी आपसे ही भरवाएंगे और वो चेक मैं अपने पास रखूँगा। तो हमें ये सावधानियाँ रखना चाहिए कि जब भी हम किसी से चेक लें तो चेक ये हम पड़ताल कर लें कि उसके व्यक्तिगत खाते का है, उसके सिग्नेचर हम अपने सामने करवाएं, चेक की राशि भी हम अपने सामने भरवाएं और जब पैसे का लेन देन होता है तब हम एक लिखा पढ़ी 100 रुपये के स्टाम्प पे जैसा भी उपलब्ध हो जाए कर लें और उस पर सिग्नेचर कर लें और लिखा पढ़ी में चेक का नंबर और राशि ये हम लिख दें स्पष्ट रूप से, ताकि भविष्य में जब हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ हमें प्रमाणित कर सके कि ये हमारे बीच में लेन देन तय हुआ था, जिसका ये एग्रीमेंट है और जिसका ये चेक नंबर है और ये चेक बाउंस हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा केस मजबूत रहेगा और मुझे उस केस में कोर्ट में सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी। बिल्कुल। ये हो गई परिवादी की सावधानी। ठीक। अब जहाँ तक चेक देने वाले, मतलब चित्रा जी जैसे आपने मुझे चेक दिया जी, तो मैं उसके लिए आपको आरोपी शब्द इस्तेमाल करूँगा। जैसे आप आरोपी हैं, ये चेक का लेखीवाल भी कह सकता हूँ। जो चेक लिख के देता है उसको हम कानून की भाषा में लेखीवाल कहते हैं, क्योंकि तकनीकी शब्द आम दर्शकों को समझ में नहीं आते हैं। इसलिए बिल्कुल। आप जब चेक लिखें, जब आप मुझे चेक दें तो आपको क्या सावधानी बरतना है जी। आपको चित्रा जी जैसे हमारे और बीच में 1 लाख का लेन देन है जी, आप भी एग्रीमेंट कर लें, जो एग्रीमेंट परिवादी को करना चाहिए आप भी एक एग्रीमेंट हमसे कर लें और जितना हमसे आपने लिया उतना लिख लें और जो चेक आप हमको दे रही हैं जी, उस चेक पे आप अमाउंट भर दें जी, और उसमें शब्दों में भी वही अमाउंट भरें और अंकों में भी भर दें। ठीक। और अमाउंट भरने के बाद चेक के ऊपर आप सेलो टेप लगा दें। जी, सेलो टेप लगाने से क्या होगा कि यदि मैं बेईमान हो गया जी, तो आजकल बाजार में इतने केमिकल उपलब्ध हैं, जी, इतने साधन उपलब्ध हैं कि स्याही को भी मिटाया जा सकता है। अगर मैं बेईमान हूँ और आपने सिग्नेचर करके राशि भर के मुझे दे दी और मुझे कहीं से कोई केमिकल मिल गया, उपलब्ध है, वो मैंने केमिकल से जो आपने राशि लिखाई वो हटा दी और मैंने अपनी मर्जी से उसमें 2-3 लाख रुपए भर लिया। हमारे बीच में 1 लाख का लेन देन था, मैंने भर लिया 3 लाख और उसको मैंने बैंक में लगा दिया, कोर्ट में लगा दिया जी। तो आप और हमारे बीच में लेन देन 1 लाख था, 1 लाख, लेकिन मैंने आपके खिलाफ 3 लाख का लगा दिया। तो कहीं ना कहीं आपको 2 लाख का नुकसान उठाना पड़ सकता था। यदि चेक भरते समय आपने 1 लाख लिख दिया, उसके ऊपर एक सेलो टेप चिपका दी जी, और आपने उसकी फोटो कॉपी करवा ली और फोटो कॉपी मुझसे रिसीव करवा ली और आप अपने पास रख ली और ओरिजिनल चेक मुझे दे दिया, ये सावधानी आपको रखना चाहिए। अमूमन जो भी चेक देता है उसको ये सावधानियाँ रखना चाहिए, उससे भविष्य में उनके साथ कोई बड़ी आर्थिक हानि होने से वो बच सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने और दी एक चीज़ और बताऊंगा चित्रा जी की जो सेलो टेप की मैंने बात कही है जी, इसको RBI भी परमिट करता है जी। कभी कभी आपके मन में या दर्शकों के मन में एक शंका हो सकती है कि कहीं सेलो टेप लगा देंगे तो बैंक कहीं बाउंस ना हो जाए, बैंक रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन RBI इसको परमिट करता है जी। सेलो टेप लगा के आप दे देंगे तो RBI के गाइडलाइन है कि बैंक उसे मना नहीं कर सकती, उसे पेमेंट करना होगा। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बारीक चीज़ है ये। अमूमन लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि वो उस पर टैप चिपका दें, क्योंकि टेम्परिंग हो सकती है। जी, हो सकती है। बिल्कुल, आपका कहना इस जगह बिल्कुल ठीक है। दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जब भी आप कोई चेक काट के किसी को दें तो जो अमाउंट वाला पोर्शन है उसमें सेलो टेप चिपका दें, जिससे कि उसको कोई उसका दुरुपयोग ना कर सके, उसमें कोई राशि में उसको केमिकल से साफ करके घटा या बढ़ा ना सके। विशेष रूप से इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस के केसेस की, तो चेक बाउंस के केसेस में जो कोर्ट फीस होती है जी,
उसमें क्या रेशो होता है, कितनी कोर्ट फीस जमा करनी होती है यदि कोई केस लगाया तो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। खासकर जो आम आदमी है उनको तो ये चीज़ें जानना ही चाहिए। जो चेक का काम करते हैं या कोई व्यापारी वर्ग हैं, कंपनियां हैं, उनको तो इन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए कि चेक के ऊपर जब हम कोर्ट में परिवाद लगाते हैं तो कितनी उस पर कोर्ट फीस देना चाहिए। कभी कभी जानकारी के अभाव में हमसे ज़्यादा कोर्ट फीस भी ले ली जाती है फीस के नाम पे। तो इसमें सीधी सी बात है चित्रा दी, यदि मान लो 1 लाख का चेक है जी, तो उस पर 5% कोर्ट फीस लगती है जी। कोर्ट फीस अर्थात बात है कि शासन के पास पैसा जमा करना, उसके बदले में हमें स्टाम्प मिल जाता है, वो पैसा शासन के खाते में जाता है जी। आजकल ऑनलाइन कोर्ट फीस भी पेमेंट जमा हो जाता है और ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाता है। आजकल स्टाम्प खरीदने की जरूरत नहीं होती है, स्टाम्प में टेम्परिंग भी हो जाती है, इसलिए आजकल ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है। तो 1 लाख का चेक है, उस पर 5% कोर्ट फीस लगती है। उदाहरण के लिए 5,000 रुपया। 1 लाख से 4,000 तक का अगर 5 लाख तक का चेक है तो पहले 1 लाख पे 5,000 है चित्रा जी, और फिर उस दूसरे लाख से 5 लाख तक 4% है जी। हाँ, तो और 5 लाख से ऊपर का है तो फिर उसमें 3% है, और फिर 3% के रहते हुए जितना भी मैक्सिमम कर दें, मैक्सिमम कोर्ट फीस चाहे 1 करोड़ का चेक हो, 2 करोड़ का चेक हो, 1.5 लाख रुपया उसमें फिक्स कोर्ट फीस है। 1.5 लाख से ऊपर कोर्ट फीस नहीं तो 1 लाख तक 5,000 जी, फिर 1 लाख से 5 लाख तक 4%, मैंने पहले 3% बोला था। उसके बाद जो 5 लाख से ऊपर है चित्रा जी, उसमें 3% है, और फिर अगर 10 लाख से बहुत ज़्यादा का है वो चेक तो उसमें 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम है। फिर कितने का भी चेक हो, 1.5 लाख से ज़्यादा कोर्ट फीस नहीं होगी। सर अक्सर अभी जैसे नेशनल लोक अदालत है 8 फरवरी को, और सभी तरह के केसेस उसमें रखे जाते हैं, तो क्या चेक बाउंस के मामले भी लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हो सकते हैं, और उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है चित्रा जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि यदि आपके मामले कोर्ट में, न्यायालय में चल रहे हैं तो 8 फरवरी को लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत। आप अपना मामला जो है आपसी सहमति से निपटा सकते हैं, और लोक अदालत के दिन यदि आप राजीनामा करते हैं तो उसमें परिवादी को पूरी कोर्ट फीस वापस हो जाएगी, और आरोपी को जो है जो समन शुल्क 10% लगता है जब वो लोक अदालत के अलावा राजीनामा करते हैं जी, तो उन्हें 10% लगता है चेक की राशि का समन शुल्क, जो कि शासन के खाते में लीगल एड जो कमेटी होती है उसके खाते में जमा होता है। लेकिन लोक अदालत के दिन यदि वो करेंगे राजीनामा तो 1% तक उसमें न्यायालय के विवेक पर उसमें छूट दी जा सकती है। मतलब न्यायालय 10% से 1% तक के बीच में उसको छूट दे सकता है जी। तो लोक अदालत के दिन अधिक राजीनामा करने से आरोपी को भी बहुत फायदा है और परिवादी को भी बहुत फायदा है। सर हम संक्षिप्त में जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि लोक अदालत में राजीनामा करने से सबसे अच्छी बात ये होती है कि ना तो कोई हारता है ना कोई जीतता है, दोनों का जो है आपसी सहमति से मामला निपट जाता है, और हंसी खुशी से निपट जाता है, आपसी विवाद खत्म हो जाते हैं और प्रेम संबंध बना रहते हैं। जी सर, चलिए बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? समय का अभाव है, बहुत ही संक्षिप्त में आपसे हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश हो? संदेश तो मेरा आपके दर्शकों को यही है कि चूँकि विषय चेक बाउंस के केसों से संबंधित है जी, तो मैं सारे जो है दर्शक है उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप चेक जारी करें या किसी से चेक लें, मैंने जो सावधानियां बताई है उन सावधानियों पे गौर करें। और अभी वर्तमान समय में चेक का बड़ा दुरुपयोग बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कई कंपनियां, फर्म्स जो है कोरे चेक रखवा लेती है और बाद में अपनी अमाउंट अपनी मर्जी से भर के लगा देती हैं। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी को, गरीब आदमी को बहुत आर्थिक हानि सहना पड़ती है। इसलिए जो है मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि साधारण रूप से चेक जारी ना करें। चेक जारी करें तो उसकी राशि खुद भरें, एग्रीमेंट करें और एक फोटोकॉपी अपने पास जिसको चेक दे रहे हैं उससे सत्यापित करा के रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी और बहुत आम आदमी की भाषा में लोगों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि चेक लेते समय और चेक देते समय आपको बहुत सावधान रहना है। चेक देते समय भी आपको देखना है कि आप जो राशि भर रहे हैं उस पर सेलो टेप चिपका दें जिससे उसका दुरुपयोग ना हो, और लेते समय भी ये देखें कि सामने वाला कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, उसमें कहीं वो दूसरे खाते का चेक तो नहीं दे रहा है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको बहुत सारी जानकारी इस विषय के बारे में मिली होगी। अगले में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।